अब सबसे बड़ी बात है कि ये डंका बजने वाली जो आप बार बार बात करें कि विश्व के अंदर देश का नाम हो रहा है, हेमचंद जी, देश भर में लोगों को शौचालय की सुविधा दी गई, 60 साल आप रहे लेकिन आप ओडीएफ मुक्त नहीं कर पाए। दूसरी बात, घर दिए जा रहे हैं लोगों को। किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी कामगार व्यक्ति के पास, मजदूर के पास उसकी छत हो, सबसे बड़ा सपना होता है उसके जीवन का, मुझे लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका सपना पूरा करने का काम कर रही है। लगातार महिलाओं को लेकर के काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के। आरक्षण की वो लगातार बीजेपी बात करती है कि आरक्षण देने का काम भी अगर किसी ने किया है महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। किसानों के हित में लगातार काम किया जा रहा है और यही वजह है पारदर्शी जो व्यवस्था बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। और यही वजह है कि जब देश में नहीं बल्कि दुनिया में डंका बज रहा है तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में हालात क्या होंगे। चोपड़ा साफ हो जाएगा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक सीट नहीं आने वाली विपक्ष की, ये कह रहे हैं। देखिए योगेश जी, मैं आपको बता दूं, हमारी बहन जी ने कहा है कि पहले अडानी अंबानी के लिए बोला करते हैं। जब एक बात बताइए, इनको ये पता है कि अडानी अंबानी के पास काला धन है, तो आपने क्या किया उस पर? इन लोगों को पता है कि अडानी अंबानी के पास इन्होंने इकट्ठा किया था। दूसरी बात, राहुल जी 103 बार अडानी का और अब 3 अप्रैल से लेकर अब तक और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जब अडानी अंबानी आपके मित्र थे तो आज अडानी अंबानी के खिलाफ वो 7 एयरपोर्ट बेच दिए, वो किसके थे? जनता के पैसे से बने हुए थे। दूसरी बात, अब कह रहे हो आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आपका अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने 80 करोड़ लोगों को सोचा कि आपने राशन दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, उसके घर में बेटी की भी जवान बैठी है, उसकी शादी करनी है, बेटे को रोजगार चाहिए, वो कहां से क्या करेगा? क्या 5 किलो राशन में आपका पेट भर जाएगा या मेरा भर जाएगा? उसको रोजगार भी चाहिए, उसकी नीड, बेसिक नीड पूरी होती है। रही शौचालय की बात, आप शौचालय तो बनाइए, मैं मानता हूँ आपके पास सम्मान है, लेकिन उनमें शौचालयों में ये भी देखिए कि छत नहीं है। आप ये भी देखिए, कह रहे हो किसानों को पैसा दे रहे हैं हम, किसानों के खातों में जाके देखिए कितने दिन से सब्सिडी आना बंद है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ बहन जी, आप ये भी देखिए कितनी बेटियों की बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर के साथ बात करें आप। बेटी हाथरस में भी है, हाथरस की भी वो भी बेटी थी जिसको रात को 12 बजे जला दिया गया, आपने वो भी सम्मान बेटियों का किया आपने। वो बेटी भी है जो देश की रेसर्स है, देश का मेडल लेके आ रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के दरवाजे पे मेडल रखने पड़ रहे हैं। वो भी बेटियां हैं, वो भी किसान है। लखीमपुर खीरी में किसान के बेटे द्वारा गाड़ी, मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाई जाती है लोगों के पीछे, वो किसान ही है, वो भी है। तो इसलिए आप जो इस दूसरी बात कभी कह देते हैं कि राम, अगर गठबंधन की सरकार आती है तो अयोध्या मंदिर की जगह जो ना बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा। जनता जाति धर्म पे नहीं, जनता पूछ रही है हमें जीएसटी, कफन, एक बात बताइए, आप भी सोचिए, कफन की मुझे भी जरूरत होती है, सबको जरूरत होती है, उस पर भी जीएसटी लगा दिए, गरीब आदमी क्या कहाँ जाएगा? आप आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च पे लगा दिए। बहन जी, आप भी रसोई में काम करने वाली है व्यक्ति हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आप नमक की थैली या आटे दाल होते हैं तो आपके दिमाग में देखिए निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन निरंजन जी एक छोटा सा सवाल भी मैं जोड़ दे रहा हूं आपके। दरअसल जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान बीएसएफ के जवान, पूर्व जवान को, तेज बहादुर को चुनावी मैदान में उतारा गया और 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था। बीएसपी और सपा का यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक जनाधार है, एक कैडर है। कांग्रेस का वो कैडर उत्तर प्रदेश में नहीं, ठीक है, कांग्रेस केंद्र में है, केंद्रीय पार्टी हो सकती है, राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, जगह हर जिले में उसकी मौजूदगी दर्ज है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिकली अगर इन दोनों राजनीतिक दलों बीएसपी और सपा का देखा जाए तो कांग्रेस से ज्यादा बड़ा जनाधार मुझे लगता है कि कांग्रेस का इन दोनों से ज्यादा नहीं है। जब दोनों मिलकर के नहीं काशी में कुछ कर पाए तो क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस के साथ सपा कुछ कर पाएगी क्या? देखिए योगेश जी, पहली बात तो आपके सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही कह दिया कि बनारस का जो चुनाव है वो केवल औपचारिकता मात्र है, और इस चीज को जो प्रधानमंत्री जी के सामने अजय राय जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं। और इसके ऊपर कोई कुछ भी कहे, कोई ये कहे कि भाई मैं यहाँ से पत्थर फेंकूंगा और वो पत्थर जाकर के यूक्रेन में पड़ेगा, तो वो कुछ भी कह सकता है। कहने पे ना तो किसी की कोई पाबंदी है और ना उसके ऊपर कोई सजा है, पहली बात तो। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपने बनारस के चुनाव का बोला वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी को जो मत प्रतिशत मिला था वो 64% मत वहां मिला था। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि अपोजिशन ने ऐसा वहां क्या कर दिया कि वो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा वहां पे प्रसिद्धि पा गए या प्रधानमंत्री से ज्यादा वहां पे पॉपुलर हो गए कि वो जो 64% जो लोग थे वो अब उनकी तरफ चले जाएंगे। और अगर 64 में से अगर 100% में से 64 निकाल दिया जाए तो मेरे हिसाब से 36 बनता है। तो अगर 2-4% ऊपर नीचे भी हो तो भी 20% का मायना आप ये मान के चलिए कोई छोटी चीज नहीं होती, पहली बात।
दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक रामायण में चौपाई है, जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। यानी कि बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के कोई पूरे दिन अगर बहस करता रहे तो वो वैसे ही है जैसे पूरे दिन पानी को बिलोते रहो, उसके अंदर से मक्खन नहीं निकल सकता। उसी तरीके से बात है। अब ये जो जीएसटी की बार बार बात कर रहे थे, इसलिए मुझे जीएसटी के बारे में बोलना जरूरी हो गया। पहले इनकी जानकारी होनी चाहिए। 2017 के अंदर जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों के अंदर सरकार थी और 15 राज्यों के अंदर अपोजिशन की सरकार थी। और जीएसटी जो लागू किया है वो केंद्र सरकार के तहत एक जीएसटी काउंसिल बनी थी और जीएसटी काउंसिल के अंदर सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो उसके अंदर एक भाग थे। और जीएसटी के अंदर जो भी फैसले हो रहे थे वो बहुमत के आधार पर फैसले हो रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि बहुमत जो है वो अपोजिशन का था। अगर जीएसटी में जो खामियां हैं, उन खामियों के अंदर चाहे वो टैक्सेशन की हो, चाहे वो पेट्रोल को नहीं लाने की हो, चाहे तमाम जो भी ये जो जिस चीज की शिकायतें कर रहे हैं, उस टाइम इनके राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उस टाइम उनकी जबान क्यों सिल गई थी, वो उसमें क्यों शामिल हो गए थे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से यहां कहा जा रहा है, चाहे आप नौकरी के बारे में कहें, देखिए ऐसा है योगेश जी, मैं भी इसी समाज में रहता हूं और हेमचंद जी जो भी विद्वान प्रवक्ता हैं वो भी समाज में रह रहे हैं। मेरे को लिस्ट भेज देना आपकी जानकारी के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, मेरी गारंटी है मैं उनको रोजगार दिलवाऊंगा। अगर आप ये कहें कि उनको खाली एसडीएम ही लगना है, उनको केवल सरकारी नौकरी लगनी है, वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उनकी योग्यता अनुसार उनको उनका पारिश्रमिक मिलेगा, ये मेरा वायदा है। अगर वो अनपढ़ है तो उसको बेलदारी का काम मिलेगा। चलिए, ये आपने बड़ा वादा कर लिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मिले।